47 की लेजिटिमेट हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के इंतजामी और सियासी कंट्रोल को मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ और आईने पाकिस्तान के खिलाफ एक और इंतहाई कदम उठा लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है कि जिसमें जबरी तौर पर किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए रियासती अदारों की जानिब से लापता किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है और फिर जो चाहे जो आपकी मर्जी हो आप उसे मनवा सकते हैं। जाहिर है मिलिट्री कस्टडी के अंदर, रियासती अदारों की कस्टडी के अंदर इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से 9 मई के सिलसिले में जो कारकुनान को हिरासत में लिया गया था उनके ऊपर किस कदर तशद्दुद हुआ है और पहले वो किस तरह से कस्टडी से पहले उनकी जो हालत थी और बाद में जो उनकी हालत है वो क्या थी, किस कदर लोगों के साथ जुल्म किया गया। तो मौजूदा फार्म 47 की जो इलेजिटिमेट हुकूमत है ये अवाम दुश्मन कवानीन बनाने में और जो है इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी गैर कानूनी मंसूबे हैं उनकी तकमील के लिए और पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जिस हद तक ये दुश्मनी कर सकते हैं ये कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइन जो है इसकी हरगिज इजाजत जो है वो नहीं देता। आइन के आर्टिकल 10 के भी ये खिलाफ है कि साफ शफाफ ट्रायल और एक कानूनी जो प्रोसेस है उसके बगैर किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जाए और फिर कस्टडी के अंदर आप जो मर्जी चाहें किसी से कुछ भी मनवा सकते हैं। जब आप लोगों को टॉर्चर करें तो किसी को आप चाहे दहशतगर्द बनाकर मार डालें, मावराई अदालत जो है लोगों को कत्ल कर दें या फिर ब्लोच बेने जिस तरह से इस्लामाबाद सड़कों पर बैठी हुई हैं और पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है कि उनके अपने प्यारे जो है वो जबरी तौर पर लापता कर दिए जाते हैं। 10-10 साल के बाद मसक शुदा लाशें कई लोगों की मिलती हैं और कोई लोग तो इस तरह के हैं कि जिनको आज तक जो है वो लवाकिन के हवाले किया ही नहीं गया, पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं। तो ये सारा जो एक अमल है इसे कानूनी जवाब फराहम करने के लिए इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो बदतरीन कार्रवाइयां कर रही है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। अवाम दुश्मन जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो दिन ब दिन जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है और अवाम की जो नफरत है, जो गम व गुस्सा है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। बाजोड़ मिलिट्री ऑपरेशन के असल हकाइक क्या है? बाजोड़ में मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसका आपको पता आगाज कर दिया गया है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें वहां से नकल मकाने पे मजबूर किया जा रहा है और फिर अब जो कैंप्स कायम किए गए हैं, कैंप्स के अंदर बूढ़े लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे, उनको सही से वहां खाना भी नहीं पहुंचाया जा रहा। लेकिन जो बाजोड़ मिलिट्री ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन तो ये कहकर शुरू किया गया था कि इस ऑपरेशन में ख्वारिज को, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जाएगा, उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाएगा। लेकिन अभी से अखबारात के अंदर ये खबरें लगवाई जा रही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोमिन में और मालाकंड में जो है वो ऑपरेशन होगा क्योंकि वहां जाकर दहशतगर्द बस के हैं। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं, जबकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, बड़ी तादाद में ये लोग, लाखों की तादाद में जरा फौज है और बाढ़ भी लगी हुई है सरहदों के ऊपर। वहां से किस तरह से ये लोग अंदर आ जाते हैं, पहला सवाल तो ये है। और उसके बाद जब ये लोग आ जाते हैं तो क्या जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को आपने पूरे मुल्क में किसी जगह से उठाना है तो आप यूं करके उसे उठा लेते हैं, तो क्या आपके लिए ये मुश्किल है? हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या इतनी नाअहल हो चुकी हैं कि वो दहशतगर्दों को, जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते? ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त बाजोड़ के अंदर कल भी जो रिसेंट हमले हुए हैं फौजी ऑपरेशन में, एक तो कर्फ्यू चूंकि लगाया जाता है, वहां पर 3 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। ये कोई ख्वारिज नहीं थे, लोगों के घरों के ऊपर मार्टर गोले लग रहे हैं, ड्रोन हमलों में लोगों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है और अभी तक एक दहशतगर्द भी नहीं मारा गया। मासूम बच्चों को ऑपरेशन के नाम पे मारा जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्डिक मंसूबा जिसके समरात 2027-28 में आने हैं और उसके बाद दूसरे मरहले में उसके समरात 2032 में जाकर आने हैं। ये सोने और तांबे का अरबों डॉलर का मंसूबा है और बैनुल अक़वामी कंपनियों को, सऊदी अरब को भी
दावे दी जा रही है कि आप इसमें सरमाया कारी करें, बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल और वहाँ पे अरबों खरबों डॉलर्स का जो सोना है, तांबा है, कुदरती मादनियात हैं, सिर्फ उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें बनाई भी जाती हैं और आपस में ही लड़वा कर अपने ही फौज के जवानों को और उनको मरवा दिया जाता है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाँ, अगर कोई बंदा लब कुशाई ना करना चाहे, आप अपने आप को नाम निहाद मुसलमान तो कहें, लेकिन आप कलमा हक कहने की ताकत ना रखते हो, आप सच ना बोल सकते हो, आप में इतनी जुर्रत ना हो कि आप जालिम को जालिम कहने की जुर्रत रखें, क्योंकि जिंदगी तो आर्जी है, हमने मर जाना है, लेकिन आवाज उठाना हम सब का बेसित मुसलमान और इंसान ये फर्ज है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जुल्म हो रहा है, पश्तूनों का खून बहाया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। आप मुझे बताइए कि ये हालात किस तरफ जाएंगे? आप बलोचों को, आप पश्तूनों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वो जो उनका शामिल होना है, आप लोगों को बगावत की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप उनके बच्चों को मारेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब वो लोग भी आपके खिलाफ हथियार उठाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि लोग अपने मासूम बच्चों के जनाजे रोज उठाते रहें, नौजवानों के जनाजे उठाते रहें? ना वहां पर तालीम है, ना वहां पर सेहत है। लोग नकल मकानी पे अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अरबों डॉलर्स की जो मादनियात हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि उनके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि वहां के लोगों को इसी तरह से ड्रोन हमलों में मारा जाए, इस तरह मार्टर गोलों में मारा जाए, खौफो खरास का माहौल बनाया जाए, कर्फ्यू नाफिज किया जाए, ताकि लोग डर के अपने इलाके खाली कर दें। वहां से जब लोग नकल मकानी करेंगे तो इलाके खाली हो जाएंगे और वहां पे फिर आपका पूरा कंट्रोल हो जाने। ज़ाहिर है, जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो फिर आप मादनियात भी निकालेंगे, आप मादनियात का भी सौदा चूंकि आपने कर लिया है, कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती सिर्फ ये है, खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने खरबों डॉलर्स के कुदरती वसाइल से माला माल किया है हमारे इन दोनों सूबों को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही खुशकिस्मती हमारी बदकिस्मती बन रही है कि वहां के लोगों की इस वजह से नस्ल कुशी हो रही है कि ये मादनियात के ऊपर, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो जर्नल्स हैं ये अरबों खरबों डॉलर्स खाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बाहर जजीरे लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं। लेकिन ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये तमाशा है, ये बंद होना चाहिए। सिविलियंस को ऑपरेशन के नाम पे मारना, टारगेट करना बंद होना चाहिए। ये बदमाशी नहीं चलनी चाहिए। ये रियासती जो गुंडागर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसका खात्मा होना चाहिए। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अंधे नहीं है, पूरी कौम देख रही है कि ये सब झूठ है। इस ऑपरेशन के नतीजे में आम सिविलियंस लोगों के आम जो है बच्चे हैं शहीद किए जा रहे हैं और ये नाकाबिले कबूल है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कल इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाने के बजाय पूरा दिन इंतजार करवाया गया, दागल जो नाका उस पर रोका गया, फिर उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तशद्दुद करके पंजाब पुलिस की जानिब से धक्के मारते हुए पुलिस वेन में डाला गया और चक्री इंटरचेंज पे जाके इमरान खान साहब की दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। ये खेल तमाशा इस वक्त लाकानूनियत पाकिस्तान के अंदर जो है वो जारी है। अजब इंसाफ की गजब कहानी जी। लाहौर के जिस वाकया में सनम जावेद को और आलिया हमजा को सजा सुनाई गई थी, उस दिन वो दोनों खवातीन जो है वो ऑलरेडी जेल के अंदर थी, वो कैद थी। अब आप देखें पाकिस्तान में आइन और कानून का किस कदर मजाक बना दिया गया है। आप खुद देखिए कि क्या कोई 24 करोड़ मुल्क का जो 24 करोड़ आवाम का मुल्क है वो इस तरह से चल सकता है जहां पर आइन के साथ आप इतना भोंडा मजाक करें, इतना आप तमाशा करें कि भाई दो खवातीन ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, वो किस तरह से लोगों को उकसा सकती हैं, किस तरह से वो खवातीन जो है लोगों से जब उनका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा तो वो किस तरह से कहेंगे कि भाई थाना शादमान या गाड़ियां जाकर जला दो। और फिर जज साहब पाकिस्तान में जो है 40 नंबर पर पूरी दुनिया का अगर आप मुआजना करें ना तो पाकिस्तानी अदलिया का जो नंबर आ रहा है वो 140वां नंबर है। और जज साहब ने बेकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी सनम जावेद और आलिया हमजा के जारी कर दिए हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। और रिटायर्ड चीफ जस्टिस की माहाना पेंशन 24 लाख रुपया, काजी फाइजी साहब अभी भी हमें 24 लाख में पड़ रहा है, जिसने पाकिस्तान के कानून के साथ इस कदर खलवाड़ किया है, इस कदर घिनौना खेल खेला। और उसकी बाकियात भी जो पाकिस्तान के आइन के साथ करी है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जी आपको मजीद बताएं इंटरनेशनल खबरें, नेतन्याहू ने जो है
वो I24 को एक इंटरव्यू दिया। I24 एक चैनल है, उससे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है जी कि मेरे मजहब मेरे दीन का ये हिस्सा है, जो काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा हूँ और ये यहूदियों की नस्लों के लिए ये काम मैं करने जा रहा हूँ। मुझे यहूदियों की जो नस्लें हैं वो भी याद रखेंगी, ये मेरा मजहबी फरीजा है, मैं अदा करने जा रहा हूँ। और मिस्र और उर्दन इसराइल का अगला टारगेट होगा। उर्दन, अब तो आपको शर्म आ जाएगी ना कि जो लोग इस तरह का किरदार अदा करते हैं, मुनाफिक, जब ईरान के ऊपर हमला आवर हुआ इसराइल और जवाबन जो है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, तो उर्दन ने वो बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराए। बजाय इसके कि आप ईरान के साथ खड़े होते, आप खड़े होके जाके इसराइल के साथ, तो अब मजा चखें, आपके साथ भी ये होने जा रहा है। अच्छा जी, मोदी सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के मुश्तरका अजलास में शिरकत करने जा रहे हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है, ये इंडियन एक्सप्रेस जो है रिपोर्ट कर रहा है। और कहा जा रहा है कि की गोल मोदी का जो वहां का दौरा होगा वो बायलैटरल ट्रेड एंड टैरिफ डील के ऊपर बातचीत होगी। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया है। नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं कि ईरान में 400 किलो अफसुर्दा यूरेनियम मौजूद है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमने उससे पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, लेकिन उसे हम जल्द बना लेंगे। हमारा यूरेनियम जो यूरेनियम है वो अभी भी महफूज है। तो ये नेतन्याहू कह रहा है जी कि हम वाशिंगटन के साथ मिलकर करीब से मॉनिटर कर रहे हैं ईरान की तरफ से जोरी प्रोग्राम को दोबारा कायम करने के बाद अगर दोबारा कायम किया गया, कोई इस तरह की कोशिश की गई, तो हम उसके खिलाफ हाई अलर्ट हैं। और फिर ईरान ने भी तो पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने ये किया है जी कि गुज़िश्ता रात ईरान ने ईरान भर में, पूरे ईरान में मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स का नया तजर्बा कर दिया है। ईरान भी जो है वो भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। अब इस वक्त जो हालात पैदा कर दिए गए हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मुराद सही तो कई अरसे से इस हवाले से जो है वो बातचीत कर रहे थे। अब बाजोड़ में जो कल का भी ऑपरेशन हुआ, ये एक शख्स है इब्राहिम साहब, इनके घर के ऊपर मार्टर गोला लगा, 2 बच्चे और एक खातून भी शहीद हो गई, जबकि दीगर अफराद जख्मी भी हो गए। और एक बच्चे की जो है वो तस्वीर जो देखने के काबिल नहीं है, वो भी जो है मंजर आम पर आई है। महमूद खान अचकज़ई ने जो है बड़ी आम बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो केपी में तमाशा लगा के रखा हुआ है, खुदा ना सा अगर हमारा मुल्क खाना जंगी तरफ चला गया तो इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ और उसके सारे 1.5 खान होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा, क्योंकि हालात इस तरह के। बाजोड़ ऑपरेशन के हवाले से गुलज़फ़र खान कहते हैं कि ये गजा नहीं, ये मेरा बाजोड़ है। पाकिस्तान के तोपों से मेरे बाजोड़ में मजीद 3 बच्चे शहीद हो गए हैं, अभी तक एक दहशतगर्द भी नहीं मारा गया, दर्जनों अवाम जख्मी हो गए हैं, तमाम मार्टर गोलों से अवाम के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोगों को बाजोड़ से नकल मकानी कराई जा रही है, मजबूर किया जा रहा है, फिर कैंप्स के अंदर उनको किस कंडीशन में रखा जा रहा है। ये एक बुजुर्ग है, बाबा, ये फरियाद करें, वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, यहाँ कैंप में सिर्फ 1 प्लेट चावल मिल रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? अफसोस होता है, यकीन मानिए कि बंदे का जो है ना वो दिल फटता है कि भाई ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। एजाज चौधरी की जेल में तबीयत खराब हो गई, वजन उनका 22 किलोग्राम कम हो चुका है, गुर्दों में इन्फेक्शन है, शदीद तकलीफ का उन्हें सामना है और उन्हें अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा जी, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल जो है फॉर्म 47 की इलेजिटिमेट हुकूमत ने मंजूर कर लिया है और ये पाकिस्तान की बुनियादी आईन पाकिस्तान की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है, आइन के आर्टिकल के भी ये खिलाफ, आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी शख्स गिरफ्तारी और हिरासत के लिए शफाफ कानूनी तरीकाकार और अदालती निगरानी लाजम है। 3 माह के लिए किसी मशकूक शख्स को फौज या सिविल आर्म फोर्सेस के इख्तियार में देना बुनियादी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इससे बगैर सबूत और अदालती वारंट के लोगों को उठाने का कानूनी जवाज पैदा होगा, जो जबरी गुमशुदगियों के दरवाजे मजीद खोल देगा। और हुकूमत ने तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम किया है, मगर यहाँ वो अवाम के हकूक सल्ब करने का अलाकार बन रही है। इस तरमीम से रियासती इदारे जवाबदेही से आजाद हो जाएंगे और किसी भी शहरी को महज शुबा की बुनियाद पर जेल या किसी खुफिया रास्ती मरकज में डालना आसान हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 2 दिहाइयों में दहशतगर्दी के नाम पर ऐसे ही कवानीन के जरिए सियासी मुखालफिन, सहाफियों और कारकुनों को निशाना बनाया है। अब ये तरमीम इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ये न सिर्फ आईनी बालादस्ती को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि पाकिस्तान को एक खुली जंग में तब्दील करके भी रख देगी, जहां कानून नहीं बल्कि ताकत का ही राज होगा।
یہ کر رہی ہے جی موجودہ حکومت اس وقت پاکستان کے ساتھ۔ یہ صحافی ہیں انس الشریف، جن کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ الجزیرہ کے، چونکہ یہ رپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الجزیرہ کے تمام بندوں کو ماریں گے، تمام رپورٹرز کو ماریں گے، کیونکہ یہ حماس ہے، یہ الجزیرہ نہیں ہے، کیونکہ الجزیرہ فیئر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو نتن یاہو ہے، ہم غزہ کی بات کرتے ہیں، نتن یاہو کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر معصوم بچوں کو اسی طرز پہ مارا جا رہا ہے، اسی طرح سے شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، سوری ٹو سے کوئی فرق نہیں ہے ہم غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے کیا آواز اٹھائیں؟ ہم تو اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ بات وہی ہے، کل 14 اگست ہے، لیکن ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر آئے دن کے ساتھ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں، آپ کی آزادی ابھی ادھوری ہے، آپ کی آزادی ابھی مکمل نہیں ہو سکی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس نے انگریزوں سے یہ پاکستان آزاد کرا کے دیا، اور لاکھوں پاکستانی عوام نے، یاد رکھیے کسی فوج نے نہیں، پاکستانی عوام نے قربانیاں دے کر جان و مال کی یہ پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن اس قائد اعظم کو بھی مار ڈالا گیا، ایمبولینس خراب کر دی گئی۔ تو یہ تب سے ہو رہا ہے، یہ اب سے نہیں ہو رہا۔ یہ 78 سالہ بدماشی غنڈہ گردی کا دور ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سر عام ہو رہا ہے، عوام کی آنکھوں سے پردہ بالکل ہٹ چکا ہے، عوام آگاہ ہو چکی ہے کہ کس طرح کے گناؤنے کھیل کھیلے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے، صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اس ملک کی عوام کو، اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں، یہ ہمیں اس 14 اگست کو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے۔ تو ابھی کون سی جشن آزادی ہے، کون سا ہم نے جشن منانا ہے؟ ابھی تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے ملک میں ہی اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور قوانین اس طرح کے کالے قوانین لے کر آئے جا رہے ہیں کہ عوام کو دن بدن جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور عوام کو جو ہے وہ ایک پنجرے میں قید کرنے کی تیاری ہے، جہاں پہ گٹ گٹ کر آپ کی جان نکل جائے، آپ گٹ گٹ کر سانس لیں، ان کی مرضی کے بغیر آپ سانس بھی نہ لیں۔ لیکن یہ نظام زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، انشاءاللہ مزاحمت ہوگی، مزاحمت جاری ہے، اس نظام کے خلاف جدوجہد جاری ہے، پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، شعور آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اگرچہ یہ جدوجہد لمبی ہے، لیکن آزادی انشاءاللہ ہمارا مقدر